जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत ने लॉन्च किया है एयरशिप पर आधारित हाई ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट प्रोग्राम। बलूचिस्तान की फोर्सेस ने किया है 85% एरिया पर कंट्रोल करने का दावा। डीआरडीओ ने फास्ट ट्रैक किया पिनाका मार्क 4। और यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार दिखा फुली ऑटोनॉमस वॉरफेयर का नमूना। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने स्वदेशी तौर पर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप को विकसित करने वाली योजना को लॉन्च किया है और इस परियोजना में काम करने के लिए कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इनवाइट किया गया है। और स्ट्रेटोस्फेयर में ऑपरेट करने वाली जो एयरशिप्स हैं ये इंटेलिजेंस और सर्विलियंस गैदरिंग मिशंस के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की डायरेक्टरेट ऑफ ऑपरेशंस रिमोट इस परियोजना को हेड कर रही है और इस परियोजना में एयरशिप पर आधारित जिस हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म को बनाया जाएगा तो ये पूरा प्रोग्राम मेक 1 कैटेगरी के तहत होगा, जिसमें इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की 70% तक की जो कॉस्ट है वो भारत सरकार फंड करेगी। और इस परियोजना को फरवरी में DAC की तरफ से क्लियरेंस दे दिया गया था और इसी के पैरेलल में जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है उसने फिक्स विंग हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म को विकसित करने की योजना भी लॉन्च करी है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कई सारी इंडियन कंपनीज जो कि सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रही हैं तो उन्होंने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच भी किया है और कम से कम इसके लिए 2 डेवलपमेंट पार्टनर्स को चुने जाने की उम्मीद है। बाकी जो एयरशिप पर आधारित हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट को विकसित किया जाएगा तो वो ड्रोन्स और सैटेलाइट के बीच के सर्विलेंस गैप को फिल करेगा और लगातार इंटेलिजेंस और सर्विलेंस ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। यानी कि इस रिपोर्ट से ये कंफर्म होता है कि भारत 2 तरह के हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म को विकसित कर रहा है। एक होगा हीलियम फील्ड एयरशिप पर आधारित, एक होगा सोलर पावर्ड UAV पर आधारित जिसे कहा गया फिक्स विंग हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट। बाकी ये लगभग समान ही ऊंचाई पर ऑपरेट करेंगे। इनका एंड्योरेंस टाइम लगभग समान ही होगा, बस फर्क ये है कि जो एयरशिप बेस्ड सिस्टम है तो वो ज़्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा एज कम्पेयर टू फिक्स विंग प्लेटफॉर्म। लेकिन एयरशिप वाले की रफ्तार भी कम होगी जबकि फिक्स विंग UAV वाले की एयरशिप के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। जहां तक बात है किसी एयरशिप बेस्ड हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट प्लेटफॉर्म की, तो अभी तक भारत में किसी भी कंपनी ने इसका कोई भी प्रोटोटाइप नहीं बनाया है, ना ही कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। हालांकि DRDO की जो ADRDE है वो इस परियोजना को लीड जरूर कर रही है और उन्होंने इसमें स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप फ्लाइट को कंडक्ट भी किया है, कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज विकसित करी हैं और हाल ही में इसके ट्रायल्स भी कंडक्ट किए गए थे। रही बात फिक्स विंग UAV पर आधारित हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट सिस्टम की, तो इसमें निश्चित रूप से भारत की अन्य कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं, जैसे कि CSIR NAL ने ऑलरेडी इस तरह के प्लेटफॉर्म को विकसित करके डेमोन्स्ट्रेट भी किया है। वहीं बेंगलुरु बेस्ड न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जिसमें HAL उनकी डेवलपमेंट पार्टनर भी है। वहीं वेदा एरोनॉटिक्स ने भी UAE बेस्ड मीरा एरोस्पेस के साथ पार्टनरशिप में इस तरह के हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट सॉल्यूशंस इंडियन मार्केट के लिए विकसित करने के लिए पार्टनरशिप कर रखी है और रिपोर्ट से उसकी कुछ फ्लाइट्स भी कंडक्ट की गई थी। बाकी अगर ये दोनों प्रोग्राम्स जब समय पर पूरे होंगे तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिसके पास स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप और फिक्स विंग सोलर पावर्ड हाई ऑल्टीट्यूड CO2 सैटेलाइट्स कैपेबिलिटीज दोनों होंगी। ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक कल सोमवार को नागालैंड के जोमोकोदेमा में एक सस्पेक्टेड IED ब्लास्ट में जो कि असम राइफल्स के व्हीकल्स के पास हुआ था, तो उसमें असम राइफल्स के एक वीर ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है जबकि 4 अन्य घायल भी हुए हैं और फिलहाल अभी यह ऑपरेशन जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे उस वीर का नाम है हवलदार मोहम्मद इकबाल। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। वहीं इसके अलावा 14 जुलाई को मणिपुर के चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट में मणिपुर पुलिस और 19 गढ़वाल राइफल्स ने एक कंबाइंड ऑपरेशन लॉन्च किया था और इस ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में आर्म्स, एक्सप्लोजिव्स और वॉर लाइक स्टोर्स बरामद किए गए। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर एक स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हो रही है जिसमें रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश घोषित किए जाने का दावा किया गया है। और इस वायरल लेटर में कहा गया है कि बलूचिस्तान की सेना ने क्षेत्र के 85% हिस्से पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही देश का झंडा, राष्ट्रगान, नई करेंसी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का भी दावा किया गया है। और इस लेटर में यह भी कहा गया कि बलूचिस्तान की नई सरकार के पास इस एरिया के जो खनिज है, जो गैस क्षेत्र हैं और जो कोयला खदानें हैं तो उस पर उनका पूरा कंट्रोल है। और इसके अलावा पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से बड़ी संख्या में लोगों के इस्तीफा देकर बलूचिस्तान का साथ देने का जिक्र भी किया गया है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट करते हैं कि इस लेटर की फिलहाल अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक DRDO ने पिनाका रॉकेट के मार्क 4 वेरिएंट को विकसित करने का कार्य फास्ट ट्रैक कर दिया है, जो कि एक एडवांस्ड गाइडेड रॉकेट होगा जिसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर तक होगी और यह भारत के अपकमिंग रॉकेट फोर्स का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। और पिनाका मार्क 4 की जो इनिशियल प्री प्रोडक्शन यूनिट्स हैं तो उनके 2028 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि फ्रांस ने सफलतापूर्वक काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रोल यानी कि ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए
अब रफाल फाइटर में 68 mm के लेज़र गाइडेड रॉकेट्स को इंटीग्रेट किया है और ड्रोन्स जैसे थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए लेज़र गाइडेड रॉकेट्स को प्राप्त करने वाला जो रफाल है वो F-16 और यूरो फाइटर के बाद तीसरा फाइटर बना है। और जबकि रशिया यूक्रेन वॉर और फिर वेस्ट एशिया के रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उनसे सबक लेते हुए जो फ्रांस है वो काफ़ी समय से अपने रफाल फाइटर्स में इस तरह के लेज़र बेस्ड रॉकेट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने पर काम कर रहा था। और जबकि पेरिस एयर शो 2025 में जेन्स.com के साथ बातचीत में एक ऑफिशियल ने ऑलरेडी इस योजना के बारे में खुलासा भी किया था, जिस पर उन्होंने ये कहा था कि हम ऑलरेडी काउंटर अनमैन्ड मिशंस के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की भूमिका के लिए हम लगातार हाई वैल्यू मिसाइल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसी वजह से हम गाइडेड और अनगाइडेड दोनों ही तरह के रॉकेट्स को इवेलुएट कर रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर लगभग 3 टन के FAB-3000 ग्लाइड बॉम्ब से स्ट्राइक करी है और ये बॉम्ब अपने साथ 1.4 टन तक के एक्सप्लोजिव्स को कैरी करता है। और जबकि यूक्रेन की मीडिया क्लेम कर रही है कि रशिया ने इस बॉम्ब को रेजिडेंशियल एरिया के पास गिराया था, और जबकि रशिया का क्लेम है कि उन्होंने इस बॉम्ब की मदद से केवल मिलिट्री पोजीशंस को ही टारगेट किया है। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि ऑटोनॉमस वॉरफेयर में यूक्रेन की तरफ से एक महत्वपूर्ण एक्शन लिया गया है, जिसमें उसने दुनिया के पहले ऐसे कॉम्बैट मिशन को परफॉर्म किया है जिसमें अनमैन्ड सरफेस वेसल और एक आर्म्ड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल मुख्य रूप से शामिल था। और बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन की 123rd सेपरेट टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड ने कंडक्ट किया था, जिसमें एक अनमैन्ड सरफेस वेसल ने रशियन ऑक्यूपाइड किनबर्न स्ट्रेट पर हमला करने के लिए एक मशीन गन इक्विप्ड ग्राउंड रोबोट को ट्रांसपोर्ट किया और फिर किनारे पर पहुंचने के बाद उस मशीन गन इक्विप्ड ग्राउंड रोबोट ने ऑटोनोमस तरीके से टारगेट्स को इंगेज करने के लिए कॉम्बैट मिशन परफॉर्म किया और इस पूरे मिशन को रिमोटली कंट्रोल किया गया था और इस कॉम्बैट जोन में एक भी यूक्रेनियन सोल्जर ने एंटर नहीं किया था। और इसी वजह से रोबोट्स को इस्तेमाल करने वाला ये इस तरह का पहला नोन बैटलफील्ड ऑपरेशन बताया जा रहा है। एक तरफ जहां यूके गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखते हुए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC को बैन करने की योजनाओं की घोषणा करी है और इसके साथ साथ ईरान से लिंक रखने वाले अन्य ग्रुप्स को भी वे बैन करेंगे। और ये भी कहा गया कि अगर कोई भी इन ग्रुप्स को सपोर्ट करता हुआ या इनकी मदद करता हुआ पाया जाएगा तो उसे 14 वर्षों की जेल होगी। वहीं दूसरी तरफ ईरान की IRGC की तरफ से क्लेम किया गया कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर US के एक MQ-1 ड्रोन को गिराया है, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में और कोई डिटेल्स शेयर नहीं की गई हैं। वहीं दूसरी तरफ US की सेंट्रल कमांड ने ईरान के खिलाफ लगातार तीसरी नाइट स्ट्राइक को कंडक्ट किया है और ये भी कहा गया कि इन हमलों से ईरान की सेना को भारी नुकसान होता रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में निर्दोष नागरिकों और कॉमर्शियल वेसल्स पर हमला करने की उनकी क्षमता को हम कमज़ोर करेंगे। वहीं US की सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो भी शेयर करी है जिसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने मल्टीपल वन वे अटैक सरफेस ड्रोन्स का इस्तेमाल करके ईरान में सबमरीन और शिप मेंटेनेंस फैसिलिटी को टारगेट किया था। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में अरुणाचल प्रदेश में BRO के श्री शिवाजी सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में ऑपरेशन खुखरी के दौरान हवलदार कृष्ण कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज के दिन 2023 में कैप्टन जगृत कौशिक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन खुखरी कब और क्यों लॉन्च किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।